नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है और ये है आवाज अड्डा मार्केट स्पेशल। नई सीरीज और नई उम्मीद। इस बार मंगलवार से नई सीरीज शुरू हो रही है और माना जा रहा है कि ये शुभ संकेत हो सकता है। वैसे भी अप्रैल तेजी वाला ही महीना रहा है ऐतिहासिक तौर पर। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025 का लेखा जोखा भी करेंगे और आगे का रोड मैप भी समझेंगे। अभी बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत में जिस तरह की रैली दिखी वो कितनी टिकाऊ है, FIIs की भारत वापसी से कितनी उम्मीदें बन रही है, आगे मिड और स्मॉल कैप जैसे शेयरों का क्या होगा, या फिर अभी बाजार के लिए कुछ फियर फैक्टर बाकी है। और हाँ, ट्रंप का टेंट्रम क्या बाजार को अब भी पीछे खींच रहा है या इस पे अब एक नरमी हम देखेंगे, और अमेरिका में मंदी का खतरा कितना बड़ा है। तो ये सारी बातें होंगी और आज इन्हीं सब पर बातचीत करेंगे। बाजार की आगे की चाल को समझेंगे, आप बाजार के बिहेवियर को जानेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान, इन्वेस्टमेंट इन्वेंजलिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान साहब, इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम जी और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सुदीप सर, आपसे पहला सवाल लेकर आता हूं कि देखिए, अक्सर हम बात करते हैं अप्रैल सीरीज की और हमने देखा है कि हिस्टोरिकली ये सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। मतलब आप कहीं भी डावाडोल हो रहे हो लेकिन इस सीरीज में जाके आप सुधर जाते हो। एक आध एक्सेप्शन हो सकते हैं, तो क्या इस बार भी इस सीरीज से ऐसी उम्मीद लगाई जाए? बिल्कुल लगाना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि डोमेस्टिक फैक्टर्स अगर आप देखें तो वो सारे पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन के आंकड़े अच्छे आ गए हैं बहुत। जो आरबीआई का जो लेवल है एक्सपेक्टेशन उससे नीचे है, तो आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट रेट कट होने की संपूर्ण संभावना है और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिव और मार्केट के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव साबित हो सकता है। और ये आरबीआई पॉलिसी जो अप्रैल फर्स्ट वीक में आएगा उसी में शायद इसमें इसको देखने को मिलेगा। बाकी जो ग्रोथ मोमेंटम कहा जा रहा था इकोनॉमी में, थोड़ा थर्ड क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में थोड़ा मोमेंटम कम हो गया था, वो मोमेंटम भी अब पिकअप हो रहा है। और ये जो 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 कंपनीज के जो आंकड़े आएंगे वो शायद जो एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा बेहतर ही रहेगा। तो पॉजिटिव तो है, पर समस्या है ग्लोबल संकेत लेके। और जैसे आप जिक्र कर रहे थे ट्रंप साहब का और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का जो टैरिफ लेके जो शेनानिगन्स चल रहा है, जो टेंट्रम्स चल रहा है, ये बड़ा शंका की बात है और इसको लेके अनिश्चयता दुनिया भर में लगा हुआ है। इस पे जरूर ध्यान रहेगा। और सेकंड अप्रैल वो कह रहे हैं कि लिबरेशन डे है अमेरिका के लिए और बहुत सारी बातें की जा रही है। कौन सा सही होगा, कौन सा सही नहीं होगा, ये बताना अभी बिल्कुल असंभव है। तो मैं उस पर जाने की कोशिश भी नहीं करूंगा, पर सिर्फ ये बताऊंगा कि मुझे लगता है कि एक लेवल के बाद ये सेटल डाउन होगा। तो हाँ, दो तारीख 3 तारीख तक शायद वोलेटिलिटी जबरदस्त रहेगा, पर उसके बाद एक ये मानना हम लोगों को होगा कि इंडिया बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएस का नहीं है। तो इंडिया के लिए ये टैरिफ का इम्पैक्ट बहुत भयंकर नहीं होगा। हाँ, अगर दुनिया भर में टैरिफ वार शुरू होता है, दुनिया का ग्रोथ वर्ल्ड ग्रोथ मोमेंटम कम हो जाता है, तो इनडायरेक्टली इंपैक्ट इंडिया को भी आएगा। पर ये सेकंड थर्ड अप्रैल को ही मालूम होगा। तो अप्रैल सीरीज के लिए हम मानते हैं कि जो डोमेस्टिक फैक्टर्स है वो मार्केट को आगे ले जाएगा। ओके जी, सुनील साहब, आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी? जैसा मैंने कहा, हिस्टोरिकल यहाँ पे सुदीप जी ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई और इनफैक्ट वो तमाम फैक्टर्स जिनका उन्होंने जिक्र किया एक एक करके उन पर तो बात करेंगे। लेकिन जो अभी तक पिछले 2 हफ्ते, मतलब इंक्लूडिंग दिस वीक, जिस तरह के ट्रेंड्स दिखे, जिस तरह की ग्रीन शूट्स दिखे, क्या उम्मीद करें कि अप्रैल में सारी चीज़ें संभलती हुई नजर आएंगी? हाँ, धीरे धीरे जैसे सुदीप जी ने कहा, ये 2-3 तारीख को ट्रम्प जी क्या लिबरेशन डे पे रेसिप्रोकल को पूरी तरह लगाते हैं और उसके हिसाब में जो काउंटर टैरिफ चाइना या मेक्सिको या यूरोप जो भी लगाएंगे तो वो क्या थोड़ी वापसी करेंगे, क्योंकि पिछला उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि जो भी कहते हैं पलट से वो पलट भी जाते हैं। तो शायद ये होता है कि वो एक बार्गेनिंग टैक्टिक के तौर पर बहुत भयंकर एक अनाउंसमेंट करते हैं और फिर एक नेगोशिएटिंग बिजनेसमैन की तरह एक मिडवे पाथ चुनते हैं। तो शायद मेरे ख्याल में ये एक हफ्ता, 2-3 तारीख के बाद एक हफ्ते में ये थोड़ा एक क्लैरिटी आ जाएगा और मार्केट्स को ये अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। सर्टेनिटी आ गई तो ये लगने वाला है, तो एक क्लैरिटी
से आगे मार्केट बढ़ सकते हैं, वो एक बात है। पर सेकंड बात क्या है कि जो भी टैरिफ लगे, चाहे 25% लगे या 20% लगे, एक चीज तो क्लियर है कि यूएस में ये कॉस्ट इंक्रीज यू अमेरिकन कंज्यूमर को फेस करना पड़ेगा। और उस हालत में क्या वो ऑटोमोबाइल ऐसे चीजों के खर्चे कम हो जाएंगे, तो क्या यूएस स्लोडाउन में जाएगा? तो रिसेशन शायद ना आए मगर स्लोडाउन जरूर आएगा। तो इसका एक पॉजिटिव इंडिया के लिए क्या है कि ये जो इम्पैक्ट है ना, उसका एफआईआईस ऑलरेडी अमेरिका से अपना ध्यान हटा रहे हैं। 5 ट्रिलियन से ज्यादा उधर मार्केट में करेक्शन हुआ, जो इंडियन स्टॉक मार्केट का पूरा वैल्यूएशन है वो पूरा उधर गायब हो गया है। तो ये जो बाहर पैसा आता है ना, तब अगर बाहर मॉल में देखे, अगेन सुदीप जी की बात में लूंगा कि इंडिया का ज्यादा यूएस से एक ट्रेड रिलेशनशिप नहीं है, तो इसमें उनका भी होगा कि कहां से यूएस से ये ट्रम्प टेंट्रम के कारण कम इफेक्ट होगा, उसमें इंडिया शामिल होगी, नंबर 1। सेकेंड चीज ये है कि आज शाम को पीयूष गोयल जी और अमेरिकन ट्रेड वाले टॉक्स आज खत्म हो रहे हैं, तो शायद डील थोड़े महीने लगने में, मगर टॉक्स के कारण जो भी इंडिया के लिए पॉजिटिव कुछ चीज खबरें बाहर आती है ना, हमारा तो बहुत खबरी वाला मार्केट है, तो ये खबरें के कारण एक रुझान आ सकता है। तीसरी बात है कि बाय द 10th of April, 9th को आरबीआई का पॉलिसी है। अब यूएस में एक स्लोडाउन की स्थिति दिख रही है, यहां भी इन्फ्लेशन सपोर्टिव है, नए आरबीआई गवर्नर ऑलरेडी लिक्विडिटी पे बहुत उन्होंने इन्फ्यूज किया है, तो और एक रेट कट और अगर लिक्विडिटी का भी कंटिन्यूटी रहा तो ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव हो और अप्रैल में एक छलान इसके कारण लगा सकता है। बाकी उसके बाद रिजल्ट्स जो आएगी अर्निंग सीजन की, वो जैसे डेवलप होगी, सेक्टर स्पेसिफिक कॉल्स शाम लेटर हाफ ऑफ अप्रैल और अर्ली मई में ही आपको दिखेंगे। अर्निंग्स पे तो डेफिनेटली नजर रहेगी, क्योंकि अर्निंग जैसे कई लोग एक्सप्लेन करते हैं कि भाई मार्केट के लिए तो भगवान की तरह है, उस पे सब कुछ चलता है, लेकिन उस पे आता हूं। लेकिन ट्रंप की थोड़ी और बात कर लेते हो, प्रकाश जी भी आ गए। प्रकाश जी, ट्रंप साहब देखिए बहुत अनप्रेडिक्टिव है, आज कुछ कल कुछ, तो क्या उनकी इस अनप्रेडिक्टिविटी को लेकर मार्केट भी हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, या समझ जाएगा कि ये व्यक्ति तो है ही ऐसा, तो अब इसको इतना तो फैक्टर इन कर लिया, इसके बाद जो आएगा आएगा, जो नहीं आएगा नहीं आएगा, कि नहीं उनकी हर बात का इंपैक्ट होता ही चला जाएगा? देखिए, वो इतने अनप्रिडिक्टेबल है कि इस सवाल का जवाब भी देना भी मेरे लिए शायद मुमकिन नहीं है क्योंकि किस हद तक वो अपने बयानों को अमल में तब्दील करते हैं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। एक चीज होती है कि नारेबाजी, बयानबाजी करनी, उससे आपको सामने वाले की परिस्थिति कैसी है, मजबूत है, ढीली है, घबराहट वाली है, वो समझने के लिए काम आती है। फिर आप एक्चुअली जब नेगोशिएशन टेबल में बैठते हैं तो कुछ और निकाल के लाते हैं। सो आई थिंक इसका सार एक ही है विपिन भाई, कि ग्लोबली सबको अपने आप एक आत्मनिर्भरता की तरफ जो झुकाव पहले हल्का था वो अब और गहरा जाएगा। हर एक, चाहे आप जर्मनी, फ्रांस को देख लीजिए या यूके को देख लीजिए या यूरोप को एज अ होल देख लीजिए, आप हिंदुस्तान को देखिए, चाइना को देखिए, हर जगह आत्मनिर्भरता पे फोकस ज्यादा आने लगा है। तो हमें तो ये समझना है कि मान लीजिए ये ट्रेंड जारी रहता है, एक आध साल तक चलता है, तो इस माहौल में हमारे लिए क्या फायदे वाली चीज हो सकती है जो बाकी देशों की आत्मनिर्भरता में हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में हम अपने आप को ढाल सके और उसका फायदा ले सके। जैसे अभी आपने सुदीप ने जैसे समझाया कि भाई ये ट्रंप साहब की नीतियों से जो इम्पैक्ट होगा उस आज समझना वो नामुमकिन सा है। और सुनील भी कह रहे थे कि भाई ये रोज रोज चेंज होती रहेगी, तो हमको तो अपने आप को इंटरनली स्ट्रेंथ कहाँ से आती है वो देखना है, और वो अर्निंग से आएगी, आरबीआई के जो चेंजिंग स्टैंड से आएगी, हमारे बजट का जो इम्पैक्ट है वो जैसे अगले 8-10 महीने में आपको दिखना शुरू हो जाएगा, और इन्फ्लेशन जैसे जैसे काबू में आता है वो हमारे लिए फायदा होता है। तो मुझे लगता है कि ये दुनिया भर में जो लिक्विडिटी का जो मामला है वो थोड़ा सा ट्रंप साहब की नीतियों से वो रह सकता है, उसकी वजह से आधारित रह सकता है। लेकिन वैल्यूएशंस, अर्निंग्स, ये जो है, तो ये चीजें जो दूसरा पड़ाव है, एक सेंटिमेंट हो गया जो शायद ग्लोबल कारणों की वजह से, परिबलों की वजह से खराब रह सकता है या अनसर्टन रह सकता है। लेकिन अर्निंग्स को अनसर्टेनिटी कोई नहीं है, ग्रोथ को कोई अनसर्टेनिटी कोई नहीं है। सो ये जो चीजें हैं इस पे फोकस करके आप अगर चयन करेंगे आपके सेक्टर्स का, स्टॉक्स का,
मेरे हिसाब से आपकी इस दुविधा का भी जो है हल निकल सके। जी, ठीक है। तो चलिए, तो फिर जब हमें इंटरनल फैक्टर्स पर जो कि हमारे लिए ज्यादा कंड्यूसिव हैं या उनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल है, उन्हीं की बात करनी चाहिए। तो जो सबसे करीब जो एक बड़ा इवेंट होगा वो होगी आरबीआई की पॉलिसी। सुदीप साहब, देखिए, ये तो बात तय है कि एक रेट कट वो कर चुके हैं। सभी एक्सपर्ट कहते हैं कि कम से कम अगर मिनिमम भी एक साइकिल स्टार्ट होती तो 2 से 3 रेट कट तो आते आते। तो अगर इस बार आया तो नंबर 2 होगा। 25 बेसिस पॉइंट की सब उम्मीद कर रहे हैं, उससे ऊपर कुछ आता है तो सरप्राइज होगा। इसका कितना इंपैक्ट आएगा? क्या 25 बेसिस पॉइंट फैक्टर इन होगा? कई बार हम देखते हैं रेट कट आता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, या ओवरऑल सेंटीमेंट को बूस्ट करेगा। हो सकता है उस दिन मार्केट में आपको बहुत हलचल ना दिखे, लेकिन आपको एक बड़े रैली की तरफ या कहूं बड़ी स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। कैसे इसको देखेगा मार्केट? दो चीज होगा अभी। एक पहली चीज तो है इंटरेस्ट रेट कट जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट तो सब लोग फैक्टर इन करके चल रहे हैं। और मेरा जो 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 एक्सपेक्टेशन है कि आरबीआई इसके आगे कुछ करेगा, शायद 50 बेसिस पॉइंट। क्योंकि देखिए, ये बैक एंड में रेट कट करके कोई फायदा नहीं है। इंडिया का ग्रोथ के मोमेंटम वापस लाने के लिए रेट कट की जरूरत अभी है, और माहौल अभी बिल्कुल सही हो गया है। जो 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 इन्फ्लेशन के आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। फूड ग्रेन प्रोडक्शन रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्ड मात्रा में फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है। तो यही एक बहुत अच्छा मौका है रेट कट करने का, और अभी एक साथ 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करना चाहिए, जो कि मार्केट के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम लेके आएगा। मार्केट की बात 1 मिनट के लिए छोड़ भी दीजिए, इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव चीज होगा। इसके साथ साथ एक चीज पे और ध्यान देना पड़ेगा। आरबीआई की तरफ से सरकार को एक बहुत बड़ा डिविडेंड भी शायद दिया जाएगा। पिछले साल भी दिया गया था, इस साल भी एक बड़ा डिविडेंड की ऐलान शायद किया जाएगा और दिया भी जाएगा। पिछले साल क्योंकि इलेक्शंस वगैरह थे, तो सरकार की तरफ से स्पेंडिंग थोड़ा रुक गया था और बहुत स्लो डाउन हो गया था। उम्मीद है कि इस साल वो नहीं होगा। सरकार को जो डिविडेंड मिलेगा 2-3 लाख करोड़ जो भी मिलता है, वो स्पेंडिंग भी तुरंत होगा, और उससे इकोनॉमी में पॉजिटिव मोमेंटम भी वापस आएगा। तो ये सारे जो संकेत है, डोमेस्टिक जो संकेत है, पर्टिकुलरली आरबीआई पॉलिसी एंड आरबीआई एक्शन रिलेटेड, वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मार्केट के लिए होगा। मैं एक और चीज का जिक्र जी, तो सुदीप साहब से शायद थोड़ा सा यहाँ पर लिंक ऊपर नीचे हुआ, लेकिन जैसे ही उनसे जुड़ते हैं दोबारा उनसे बात पूरी कर पाएंगे। क्या किस बात का वो जिक्र करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, वो है कंजम्पशन। सुनील सर, कंजम्पशन को लेकर काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि इकोनॉमी में कंजम्पशन का बड़ा स्कोप है, इंडियन इकोनॉमी में सब कुछ है, लेकिन करेंटली जिस तरह का कंजम्पशन पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो क्या ये जो एक तो उम्मीद हो गई, एक जो आपके सामने है, ये दोनों का मिक्स अगर हम करें, तो क्या सच में मार्केट उससे कुछ एनकरेज होगा? या जब तक वो रियल नंबर्स नहीं देखता, जब तक वो सामने कंजम्पशन की कोई मोटी थीम नहीं देखता, तब तक ये सिर्फ बातें ही रहेंगी? नहीं, मेरे को क्या है कि ये 3 ऐसे चीज हैं जो इस चीज को, मार्केट को पॉजिटिव लेने के लिए एक कारण देगी। ओके, मैं 3 कारण को बताता हूं आपको। तो पहली कारण है कि 1 लाख करोड़ का जो अनाउंसमेंट किया था बजट में गिव अवे, वो पैसा अप्रैल से ही लोगों के हाथ में आना शुरू होगा मेंटली, कि इस साल की मेरी तनख्वाह में मेरे को इतना सेविंग्स होगा। तो वो उनके हाथ में जो एक वेल्थ इफेक्ट आएगा ना, कि ये ज्यादा पैसे मेरे हाथ में है, खर्चा करने की सोचेंगे, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव अप्रैल से ही शुरू होता है, वो मार्केट के ध्यान में है। सेकंड, इस बार और मुंबई में शायद आपने महसूस किया होगा, गर्मी बहुत बढ़ गई है। तो गर्मी के कारण इस साल मेरा मानना है कि जो भी कूलिंग रिलेटेड है, एसी, रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर या ये सब चीज की सेल्स इस समर में तो तोड़ फोड़ करेगी। तो वो एक उम्मीद भी है मार्केट के अंदर कि ये हॉट समर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हॉट समर जो रहा है उसका। मगर तीसरा चीज जो है वो है आरबीआई पॉलिसी के संबंधित। अभी सुदीप जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि शायद 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट, पर मेरा मानना ये खाली रेट कट से बात नहीं बनेगी, क्योंकि रेट कट के साथ लिक्विडिटी का इन्फ्यूजन भी जरूरी है। और
मानता हूं कि पिछले आरबीआई गवर्नर के टाइम में एक तो गवर्नमेंट की कैपेक्स की स्लो डाउन हुई थी, मगर उसके साथ लिक्विडिटी हमने बहुत टाइट रखा था। ये एक कारण था कि प्राइवेट में पैसा नहीं गया, क्योंकि बैंक्स अगर ये रेट कट को पास ऑन करने की जरूरत है तो उनको लिक्विडिटी भी फ्री होना चाहिए। अभी पिछले 3-4 महीनों से क्या हुआ है कि डॉलर को फाइट करने में हमारी रुपी को लिक्विडिटी सपोर्ट आरबीआई ने ही किया है, और उसको कॉम्पेंसेट किया है दोनों गवर्नर ने लिक्विडिटी इन्फ्यूज करके। मगर आने वाले दिन में और भी लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने से ही रेट कट का ट्रांसमिशन ईएमआई के जरिए होगा। तो ये 3 चीज है जो मुझे कंजम्पशन में एक पॉजिटिव चीज दिखा रही है। और एफएमसीजी में क्या है कि ये ग्लोबल रिसेशन का इंपैक्ट आपको मेटल्स और फूड ग्रेन्स की प्राइसेस में कम दिख रही है, तो उनकी इनपुट कॉस्ट भी कम होगी, तो एफएमसीजी सेक्टर में भी शायद मार्जिन बढ़ सकते हैं। तो मेरे लिए कंजम्पशन के आंकड़े अच्छी आनी चाहिए और मार्केट की उम्मीदें भी इसके पीछे अच्छी होगी, तो ये एक अच्छा सेक्टर होगा इन महीनों में। एक कॉन्ट्रेरी सवाल है प्रकाश जी, मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करेगा, लेकिन क्योंकि हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहूँगा कि हाल ही में डेटा था आरबीआई की तरफ से, और वो ये था कि जो बैंक्स हैं तमाम, उनका जो कंज्यूमर लोन है उसमें एक डिक्रीज आया, खासतौर पे जो फर्स्ट टाइम क्रेडिट हिस्ट्री वाले लोग हैं, जेनजी कह लीजिए, उसमें तो बड़ा 20-21% का डिक्लाइन है। इवन जो लोगों का एस्टेब्लिश क्रेडिट हिस्ट्री है वहाँ पर भी करीब 2% से ज़्यादा का डिक्लाइन है। और वो डिक्लाइन इसलिए है कि आरबीआई ने वक्त वक्त पर कहा है कि इस पे थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पर डिफॉल्ट्स ना हो और इस तरह की चीज़ें। तो बैंकों के जो एक्शन हुए वहीं से वो कंस्ट्रेंट आता हुआ, वो तनाव आता हुआ दिखा है। अब ये दोनों चीज़ें आपस में टकराएंगी तो नहीं? एक तरफ हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं लेकिन वो वाइज कंजम्पशन की, वो डेट ट्रैप वाले कंजम्पशन की नहीं है, और दूसरी तरफ बैंक के ये आंकड़े, तो इस सिनेरियो को कैसे समझे? विपिन जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और आपके सवाल में इसका जवाब है। जो बैंक्स और एनबीएफसीज की क्रेडिट ग्रोथ में थोड़ी सी एक सॉफ्टनेस आई है, कहीं ना कहीं एक कटौती दिखी है, वो इसीलिए दिखी है कि जो लिबरली लोन दिए जाते थे, खास करके अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स दिए जाते थे, कुछ लो कॉस्ट लो प्राइस पॉइंट वाले 2 व्हीलर लोन्स थे, वहां पे क्रेडिट हिस्ट्री जहां मजबूत है वहां ही काम हो रहा है। और जो अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री वाले लोग हैं वो इसलिए भी नहीं ले रहे। मैं कितने लोग को जानता हूं जिनको लोन लेना है लेकिन वो इंटरेस्ट रेट सॉफ्ट होने की वेट कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, एक हमने फरवरी में रेट कट देखा, अगर अप्रैल में आ जाता है और सुदीप जी के मुंह में घी शक्कर अगर 50 बेसिस पॉइंट आ जाता है, तो आप ये देखिए कि ईएमआई का जो इम्पैक्ट है वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएगा। आप रेट कट के लिए 1 महीना वेट करिए, लेकिन ईएमआई आपकी 5 साल की नरम हो जाती है। तो ये जो इम्पैक्ट है इसको एक कंज्यूमर ही समझ सकता है, क्योंकि दर्द तो उसी को झेलना है। सो अगर वो उसको पता है कि ये 1 महीने बाद मेरी परिस्थिति काफी इंप्रूव हो सकती है, तो उसमें ये सारा जो इंप्रूवमेंट आना है ये अच्छा खासा आएगा। सो कंजम्पशन विल ऑलवेज बी विद अ लैग। जो सुनील ने कहा कि भाई अप्रैल से लोगों को एक चीज समझ आएगी कि अब हमारे फाइनेंशियल इस साल में हमारे ये 12 लाख तक की इनकम में टैक्स का जो आउटफ्लो था वो घट गया है। तो जैसे ही वो महसूस होना शुरू होगा, हो सकता है वो 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर बाद हो, कंजम्पशन की एक वो आ जाएगी। फूड ग्रेन की जो आउटपुट इस बार दिखी है, इतने सालों बाद इस टाइप के आंकड़े आए, उसका इम्पैक्ट आपको इन्फ्लेशन की सॉफ्टनेस अगले सारे 12 महीने में दिखेगी। सो ये चीजें जब होगी तो आप ये सोचिए, अगर महंगाई कम हो गई तो ऑटोमेटिकली आपका सेविंग्स रेट इंप्रूव हो जाता है, आपकी ईएमआई घटती जा रही है, आपका टैक्स घटता जा रहा है। तो आप ये देखिए इस सारे का असर 6 महीने लगेंगे। मैं मानता हूं इसमें 1 अप्रैल से कुछ नहीं होने वाला। अभी तो ये नई सीरीज की शुरुआत उम्मीद पे बनी है, लेकिन 6 महीने बाद ये ठोस आंकड़ों पे बन जाएगी। तो ये परिस्थिति जिसको कहते हैं गोल्डीलॉक्स सिनेरियो, ये आता नहीं है कि आज आप एंट्री ले रहे हैं सॉफ्ट रेट्स पे, मतलब शेयर बाजार में आज आपके पास जो एंट्री लेने का मौका है अगले 3-4 महीने में, वो इतना सुनहरा है क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से वैल्यूएशन डाउन है, एफआईज की जाने की वजह से डाउन है, और आपकी एक्चुअली आर्थिक परिस्थिति सुधर गई है इस पीरियड में और सुधरती जा रही है। इससे अच्छा क्या चाहिए? नॉर्मली अर्निंग्स जब वीकनेस अर्निंग्स में दिखने से पहले शेयर बाजार उसको डिस्काउंट करता है और बाजार हल्का हो जाता है। इस बार उल्टा हुआ है, एफआई एग्जिट्स की वजह से वैल्यूएशन नरम हुए और आपने फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हुए देखना शुरू हुआ। सो ये कॉम्बिनेशन जो है ये तो हम 6 महीने बाद रिविजिट करेंगे और आपका शो लोगों को याद रहेगा कि विपिन जी ने सही टाइम पे नई सीरीज की शुरुआत में
ये चीज का एहसास दिला दिया था कि ये मौका है नई शुरुआत का, और इसको शुरुआत को मिस ना करिए। अब जिस मात्रा में करें, अब वो आपके एडवाइजर के साथ बैठ के आप उसको स्टैगर्ड वे में करें, एसआईपी की मात्रा बढ़ाएं, वो आपकी पर्सनल रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। लेकिन हिंदुस्तान के मार्केट को आप नजरअंदाज करेंगे इस स्टेज पे, तो वो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं आपके रिटर्न्स में वो आज आती हुई दिखेगी। आज नहीं, 2-3 साल बाद दिखेगा वो सब। लेकिन आई डोंट थिंक फंडामेंटली कोई हमारे यहाँ कोई भी चीज में इस टाइप का संदेहजनक व्यू दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा टच करेंगे इसको आगे बढ़ते हुए। हाँ जी बिल्कुल, सुनील साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे पूरी बातचीत के दौरान। जी प्रकाश जी की बात में मैं एक बात जोड़ना चाहता था कि ये देखिए, ये जो आपने बताया आंकड़े कि फर्स्ट टाइम बोरोअर्स के लिए नंबर्स कम आए, ये आरबीआई का एक टाइटनिंग किया था आरबीआई ने ऐसे लोन्स के ऊपर, कारण था। और रिसेंटली हाल में देखे आरबीआई ने एनबीएफसी की लेंडिंग यानी बैंक्स टू एनबीएफसी के लेंडिंग में पहले जो टाइटनेस किया था उसको रिलीज कर दिया है। तो ये लास्ट माइल लेंडिंग जो होता है ना ऐसी बोरोअर्स को, वो एनबीएफसी से करती हैं। तो मेरे ख्याल में ये उनके थ्रू हो जाएगी, शायद बैंक्स के थ्रू ना हो, मगर एनबीएफसी के थ्रू लास्ट माइल के लिए लेंडिंग जरूर आपको मार्केट में दिखेगी, बिकॉज बैंक्स अब एनबीएफसी को आसानी से लेंड कर सकते हैं। राइट, तो एक रास्ता बंद तो दूसरा खुलता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट सुदीप साहब आपकी भी लाइन कट हो गई थी, कुछ एक बात थी जो आप तीसरी बोलने जा रहे थे, तो वो हम सुन लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये बोलने जा रहा था, ये सब के साथ मॉनसून पे ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके प्रेडिक्शंस आना बहुत जल्द चालू हो जाएगा। प्रकाश जी भी इनडायरेक्टली उसी का जिक्र कर रहे थे कि आगे इन्फ्लेशन का क्या स्थिति होगा वो डिपेंड करेगा मॉनसून कैसे होता है इसके ऊपर, और मॉनसून के प्रेडिक्शन आना चालू हो जाएंगे, तो उस पर जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज मैं प्रकाश जी और सुनील जी के जो बातचीत हो रहा था उससे मैं एक टिप्पणी जोड़ना चाहूंगा कि हालांकि बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल लोअर लेवल पे क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया है, और वहां पे आरबीआई ने स्टेप रिसेंटली लिया है, रिलैक्स किया है, थोड़ा रिस्क वेट रिलैक्स किया है, पर इसके बावजूद ग्राउंड में अभी भी उस सेगमेंट के लिए लोन कम हो रहा है। इसका कारण यह है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बहुत दबाव में है, एसेट क्वालिटी का हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, जो अनसिक्योर्ड लोन देते थे उनका भी स्थिति ठीक नहीं है। तो इस पे जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। पर देखिए, ये एक इनडायरेक्टली सारा इकोनॉमी रिवाइव करेगा, डिमांड वापस आएगा, ब्याज दरें कम होंगे, तो ये सब विल हैव ए पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन दैट सेगमेंट ऑल्सो, और वहां पे भी जरूर रिकवरी आएगा। पर हाँ, 3 महीना से 6 महीना जैसे प्रकाश जी जिक्र कर रहे थे शायद लगेगा ये सब होने में, पर मार्केट हमेशा पहले से ही इसको डिस्काउंट करता है, मार्केट पहले से ही फैक्टर इन करता है। तो अगर हम मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जैसे प्रकाश जी कह रहे थे, बिल्कुल सही समय है, मार्केट में आप उतर जाइए, कितना एक्सपोजर लेंगे वो ऑफकोर्स आपके रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा। राइट, तो उस उतरने को भी हम थोड़ा डिफाइन करेंगे यहाँ, लेकिन उससे पहले बस एक चर्चा और, वो है अर्निंग्स की, क्योंकि काफी बातचीत है अर्निंग्स को लेकर और अर्निंग सीजन अब दरवाजे पर है। तो प्रकाश जी, मैं कुछ चर्चा कर रहा था तो उसमें बात निकल कर आई कि इस बार अर्निंग सीजन पे बहुत हमेशा ही रहता है, लेकिन काफी ज्यादा एम्फेसिस होगा इस बात के लिए नहीं कि नंबर्स कैसे आते हैं, इस बात के लिए कि आगे की कमेंट्री कैसी होती है। देखिए, अर्निंग सीजन में जो अर्निंग्स कहां से आएगी, कंपनीज की जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स जो इतनी मजबूत पिछले कुछ सालों में बनती हुई दिख रही हैं, या इवन बैंक्स की अगर आप बैलेंस शीट देखिए, तो आज हम सब इस मुकाम पे पहुंच गए कि अर्निंग्स में जहां जहां जगह आपको दिखती है ग्रोथ की, उसको आप पीछे उसके पढ़ के उसको हासिल करने की क्षमता रखते हैं। पहले ये था कि अर्निंग्स के लिए हमारी बैलेंस शीट ही मजबूत नहीं थी, तो दौड़ेंगे किसके पीछे। आज ग्रोथ के पीछे दौड़ने में हम बहुत सक्षम हो सकते हैं, और मुझे लगता है 2-3 सेक्टर्स में जो पिछले 6 महीने में जो चेंजेस आए ना, जैसे डिफेंस को लेके आप देखिए, ग्लोबली यूक्रेन रशिया के युद्ध को, हमास इजराइल के युद्ध को, ये सब देखते हुए हुआ ये है, और नेटो का जो रुख यूरोप की तरफ बदल रहा है, उसमें यूरोप को आत्मनिर्भर होने के लिए जो डिफेंस पे खर्चा करना पड़ेगा, तो वो तो अपना काम अपना वो संभाल ले आंगन, तो बहुत बड़ी बात है कि हाँ, दूसरों को जो बेचने की बातें होती थी वो तो होंगी नहीं। तो मेरे हिसाब से जो हमारी आत्मनिर्भरता डिफेंस में शुरुआत हुई है जिसकी, उसको बहुत बड़ी लगाम मिलेगी, बहुत बड़ी लगाम मिलेगी। तो डिफेंस में मुझे लगता है एक पॉजिटिव वो इंप्रूवमेंट देखना शुरू होगा। पावर के क्षेत्र में हमने कई चीजें हासिल की है, वहां पे आपको एक वापस री रेटिंग होती हुई, अपवर्ड री रेटिंग होती हुई दिखेगी।
कुछ सेक्टर हैं जो नरम थे पिछले सारे साल, जैसे शुगर हो गया, पेपर हो गया, छोटे सेक्टर है, बहुत बड़े नहीं है इसमें। मिड कैप स्मॉल कैप में शायद कुछ कंपनीज आपको अच्छी मिल जाए, बट अदरवाइज बहुत प्रेजेंस नहीं है इसमें। मैं मानता हूं कि एक बॉटमिंग आउट का अंदेशा मिल रहा है, तो एक रिवाइवल वहां दिख रहा है। बट अर्निंग्स कहाँ अच्छे आएंगे, तो अभी भी मुझे लगता है अर्निंग्स में बहुत ज्यादा जो इम्प्रूवमेंट है वो तो कुछ पॉकेट्स में ही होगा, कैपिटल गुड्स में होगा, जहां एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन मजबूत रहा है, पावर के जो इक्विपमेंट कंपनीज का रहा है। कुछ जगह पे फार्मा में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, क्योंकि वहां भी पिछले 3-4 महीने में अच्छी खासी एक बढ़त हासिल हुई है, जो यूएस एफडीए के पॉजिटिव आउटकम वाले जो इंस्पेक्शन है उसको लेके। तो अर्निंग्स में बहुत ज्यादा अप्रैल मार्च के एंड में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद अनुमान लग रहा है कि जो कमेंट्री आएगी, जो इंडिकेशंस है वो बहुत पॉजिटिव है। सो आई थिंक ये अर्निंग्स मैं इतना बोल सकता हूँ कि Q3 से थोड़े से बेहतर रह सकते हैं, बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे ये ऐसा कोई अंदेशा नहीं है। सो अगेन सुदीप जी ने कहा मार्केट हमेशा 3-4 महीने पहले रिएक्ट करता है, तो हम तो अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो जून एंड की अर्निंग से रिएक्ट कर रहे हैं, सितंबर एंड की एंटिसिपेशन में कर रहे हैं, मार्च की अर्निंग से नहीं हो रही। सुनील जी, आपका कोई टेक इस पर? हाँ है, दो टेक है इसमें। एक है कि मेरे लिए खबर दिसंबर में गवर्नमेंट का कैपेक्स एक्सपेंडिचर खाली 20,000 करोड़ था, whereas एवरेज उनका 80 to 90,000 करोड़ पहले था। मगर जून जुलाई से इलेक्शन के कारण इन्होंने कम करा दिया, मगर जनवरी फरवरी में 90,000 करोड़ गवर्नमेंट की कैपेक्स की खर्चा बढ़ गई है वापस, राइट? तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में जरूर किसी ना किसी तरह दिखेगा। तो मेरा मानना है कि थोड़ी बहुत वो इम्पैक्ट इस अर्निंग सीजन में दिखेगी। नंबर 2 फैक्टर ये है कि ये जो अर्निंग सीजन की नंबर्स कैसे भी आए, मार्केट उसको इग्नोर करेगी। और जैसे प्रकाश जी ने कहा, क्या गाइडेंस दे रहे हैं साल भर की अर्निंग्स के बारे में, यानी 2025-26 की हर कंपनी क्या गाइडेंस दे रही है, ऑर्डर बुक कैसे दिख रही है, कैपेक्स में निवेश करके, उसके ऊपर ध्यान होगा। अर्निंग्स डिसअपॉइंट हो सकती है, मगर आउटलुक बहुत पॉजिटिव दिखाया तो दौड़ेगी वो शेयर या वो सेक्टर। तो वो दूसरी चीज है। और तीसरी बात इसमें है कि मेरा मानना है कि गवर्नमेंट अगर कुछ अनाउंसमेंट करे कि फ्रंट लोडिंग ऑफ कैपेक्स फॉर नेक्स्ट ईयर, अभी 10 लाख करोड़ का कैपेक्स है, उसको पहले ही क्वार्टर में ही वो खर्चा करने की कुछ भी अनाउंसमेंट ऐसे कुछ करेगी ना, तो वही एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा कि फ्यूचर अर्निंग्स स्पिल ओवर इफेक्ट के कारण आपको अच्छा आएगा। वही मेरी बात। ओके, ठीक है। सुदीप साहब, एक तो अर्निंग्स पे भी अगर आप कुछ अपना टेक दें, और दूसरा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एस्पेक्ट है, जिसे अब हम देख रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से, इनफैक्ट 2 महीने तक तो बहुत झटका दिया, लेकिन अब धीरे से FIIs की जो बाइंग है वो पॉजिटिव नंबर में चली गई है। क्या एक बड़ा संकेत है? क्या हमारे विदेशी मित्र अब वापस आ रहे हैं? ये अर्निंग्स के बारे में मैं प्रकाश जी ने, सुनील जी ने बहुत कुछ बोला है। मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि कुछ सेगमेंट्स में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है सीमेंट पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डिमांड वापस आ गया है जो तीसरा क्वार्टर तक नहीं था। पर सीमेंट कंपनीज ने अपना एफिशिएंसी बहुत बढ़ाया है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत बढ़ाया है, तो शायद डिमांड वापस आने के साथ साथ उनका परफॉर्मेंस में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होगा। देखना होगा कैसे एक्चुअली दीज गेट्स ट्रांसलेटेड इन नंबर्स। एक सेक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा, वो हो टेक्नोलॉजी। फोर्थ क्वार्टर के नतीजों पे नहीं, पर उनका जो कमेंट्री है फ्यूचर का उसको लेके, क्योंकि यूएस में स्लो डाउन का जो संभावना है, इसके कारण आईटी बजट्स का क्या हाल है, वो नए प्रोजेक्ट्स अवार्ड किए जाएंगे या नहीं, प्रोजेक्ट्स होल्ड बैक किए जाएंगे, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसपे कमेंट्री सुनना बहुत जरूरी है। तो मैं ये 2 सेक्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा। तीसरा सेक्टर जिस पे ध्यान रहेगा वो FMCG, क्योंकि FMCG में आंकड़े कैसे आ रहे हैं, इससे मालूम होगा कि रूरल और अर्बन कंजम्पशन का स्थिति क्या है। तो वहां पे भी Q4 के नतीजों का उतना नहीं, पर जो वॉल्यूम हो रहा है, जो कमेंट्री है, उस पर ध्यान रहेगा। अब FII की बात अगर करें तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सही बात है, FII इंडिया की तरफ देख रहे हैं, सतर्क हैं, कॉशस हैं, क्योंकि दुनिया भर में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, थोड़ा बहुत रिस्क अवर्शन भी क्रीप इन कर रहा है FIIs के मन में, नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया, पर यूएस में जो हो रहा है, टैरिफ लेके जो हो रहा है, इसके चलते। पर इंडिया में सही मायने में अगर देखेंगे, जब वो एग्जिट कर रहे थे तब वैल्यूएशन एक लेवल पे चला गया था, जहां पे हम लोग भी कह रहे थे कि कुछ हद तक अनसस्टेनेबल वैल्यूएशन पे बहुत सारे शेयर्स कामकाज कर रहे थे। तो वहां पे उन्होंने एग्जिट लिया, और अब जब वैल्यूएशन थोड़ा ठीक हुआ तब वापस वो एंट्री ले रहे हैं। तो ये तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी मैं कहूंगा।
तीसरी बात मैं यहाँ पे कहूंगा एफआईआईज के बारे में कि उनका ध्यान अभी चाइना पे भी है। ये आपको याद में रखना पड़ेगा क्योंकि चाइना में वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव था पर अभी थोड़ा बड़ा है, पर उसके बावजूद इफ यू कंपेयर विथ इंडिया आई थिंक इवन नाउ सिग्निफिकेंटली अट्रैक्टिव। हाँ, चाइना के बहुत सारे और इश्यूज हैं जिसके कारण थोड़ा घबराते हैं निवेश करने से, पर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, जो मोमेंटम इन्वेस्टर हैं, वो चाइना को जरूर देख रहे हैं और चाइना में उनका निवेश शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली जा रहा है। जी हाँ, ये बात मैं कुछ एनालिसिस में सुन भी रहा था कि भारत में एफआईआईज का पैसा आएगा लेकिन बीच में रास्ते में पड़ेंगे यूरोप और चाइना, जहां थोड़े से लीकेज आने हमें दिख सकते हैं। सुनील साहब, तो फिर भी हमारे एफआईआईज बंधु लौटे हैं, अभी 6000 करोड़ प्लस की बाइंग हमें इस महीने में दिखाई दे रही है। किस एक्सटेंट तक ये बढ़ती हुई नजर आएगी? उस एक्सटेंट तक जहां पर हमको फिर से एक रैली जैसी फीलिंग होगी, या फिर ये बस जैसा कहा कि बीच में चाइना और यूरोप भी अगर आए तो ठीक ठीक पैसा फिर एक देखेंगे नाप तोल के और उस हिसाब से डालते रहेंगे? देखिए, इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में बहुत कम है, तो यूरोप को भी पैसा जाएगा, चाइना को भी जाएगा और हमको भी आएगा, तीनों को आएंगे। और ये फर्क नहीं पड़ता है कि कितना उधर जा रहा है कितना जा रहा है, बस हमारे लिए आना चाहिए, वही चाहिए, नंबर वन। नंबर टू बात ये है कि एक बहुत बड़ा डर जो था जिसके कारण उन्होंने निकाला, एक तो वैल्यूएशन सुदीप जी ने बताया, सेकंड वाज डॉलर का अप्रिसिएशन। 109 तक डॉलर बढ़ गया था, अब 9 से 103 गिरकर अब 104 तक आया है, मगर उम्मीद ये नहीं है क्योंकि एक रिसेशन का माहौल है और ट्रंप को भी चाहिए इंटरेस्ट रेट कट, ट्रंप को भी चाहिए वीक डॉलर अमेरिकन एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो एक वीक डॉलर की सिचुएशन में इंडिया के बारे में करेंसी का जो डर था वो हट गया ना पूरे इमर्जिंग मार्केट के लिए, इसमें इंडिया भी शामिल है। और फाइनली एक बात है कि मेरा तेल के ऊपर, जैसे उन्होंने कहा कि मोमेंटम इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स इंडिया के बारे में तेल को बहुत मायने रखते हैं क्योंकि हम 83% तेल इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के कारण असर आ जाता है। अब ऑयल का सिचुएशन क्या है कि ट्रंप ड्रिल, उधर ऑयल को पंप आउट कर रहे हैं, पुराने वेल्स जो बंद हुए उसको निकाल रहे हैं। सऊदी अरेबिया भी वो दबाव डाल रहे हैं कि आप भी ओपेक का आउटपुट को बढ़ाइए, क्योंकि रशिया के साथ ये बहुत बड़ा नेगोशिएटिंग टैक्टिक है, क्योंकि तेल का दाम अगर गिरेगा तो रशिया के लिए भी वॉर लड़ने के लिए पैसे की इनकम घट जाएगी। तो ट्रंप एक तरह से वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि रशिया को कैसे काबू में रखे। तो ये चीज के कारण अगर ऑयल स्टेबल या डिक्लाइनिंग ट्रेंड में दिख रहा है तो एफआईएस, मोमेंटम वाले एफआईएस दौड़ कर इंडिया में आएंगे क्योंकि उनके लिए वही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऑयल का ट्रेंड भी एक इंपॉर्टेंट ट्रैकर है जो मेरे मन में आज के दिन में जो दिख रहा है। और रशिया यूक्रेन वॉर सॉल्व हो गया या हमास का कोई भी सीज फायर कुछ हो गया तो अभी याद है ना, वो दूसरा पोर्ट भी खोल दिया उन्होंने, तो वो एक ऑयल के दाम पे ऊपर एक डाउनवर्ड प्रेशर है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है जिसके कारण एफआई फ्लोज इंडिया की ओर थोड़ी और बढ़ सकते हैं। राइट प्रकाश जी, तो किस हद तक हम बढ़ते हुए देखेंगे किस चीज को? एफआईआईज की बातचीत? एफआईआईज, देखिए एफआईआईज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि चाइना की तरफ जो ये प्यार जो अभी आज उमड़ रहा है कि चाइना में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, वापस कंजम्पशन शुरू हो जाएगा, रियल एस्टेट वहां सुधर सकता है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पैसा हमारे यहाँ से और बाकी कई मार्केट से, जो यूएस मार्केट जब गया था तो सबको ये उम्मीद थी कि जो यील्ड्स हैं, यूएस बॉन्ड यील्ड्स है, वो 5% तक चली जाएगी। हुआ ये कि वो उल्टा हो गया और वो यील्ड्स 4.2 पे आ गई 4.6 से। तो जो मायूसी आई है एफआईआईज को, उसकी वजह से चाइना को फायदा हो गया। अच्छा, एक और चीज देखिए, पिछले 3 महीने में, मार्च खत्म हो रहा है तो जनवरी से मार्च तक के जो पीरियड है उसमें जर्मनी और फ्रांस के मार्केट्स में भी बहुत पैसा गया है जो 12 साल तक कभी नहीं गया है। तो पिछले 10-12 साल में जो वहां पे एक ठंडा सा वो चल रहा था कि भाई कुछ नहीं, ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं है, वहां के मार्केट्स में भी ग्रोथ आने लगी। तो यूएस जैसे जैसे ये, हम सोचते हैं कि ट्रंप साहब की टैरिफ के चक्कर में बाकी देशों को नुकसान हो रहा है या बाकी देशों के मार्केट में उथल पुथल मच रही है, एक्चुअली उनके मार्केट में भी बहुत अच्छा खासा वो हो रहा है, हलचल मची हुई है। तो वहां पे जैसे जैसे इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, लोग काम काज करने के लिए एम्प्लॉयज नहीं मिलते, लोग नहीं मिलते, वर्कफोर्स नहीं आती,
आप ये देखिएगा कि पैसा वापस वहां से जाएगा। मेरा अनुमान ये है, और ये काफी हद तक सुनील ने जो कहा उससे मैच होता है। सुनील ने जो समझाया कि फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट कैसे देखता है, अगले 3-4 महीने में चाइना पैसा एलोकेट करेंगे लोग, एफआईज खास करके। हमारा मार्केट इस पीरियड में जब इंप्रूव होता हुआ उनको दिखेगा और चाइना से उनका जब मन भर जाएगा तो फिर हमारे यहाँ जो पैसा आना है वो आएगा। और तब तक होगा क्या, रुपया आपका मजबूत होता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी डॉलर वीक हो रहा है, अब रुपया भी स्ट्रांग हो जाएगा। अब रुपया जब स्ट्रांग होता है तो एफआईज के लिए बहुत बढ़िया खबर है ये। इकोनॉमी स्ट्रांग है, अर्निंग्स ग्रोथ है, आपका इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, और चाइना में जो पैसा लगाना था वो हो चुका। सो ये होते हुए 3-6 महीने निकल सकते हैं। तो एक आध कोई यूएस में अर्थक्वेक आने दीजिए, गड़बड़ होने दीजिए मार्केट में, उसके बाद हमारे पैसा जल्दी आए। सो कहीं से दबाव होगा तभी हिंदुस्तान में पैसा आएगा। तो मैं ये नहीं चाहता किसी को नुकसान हो, लेकिन हिंदुस्तान में जब पैसा आएगा ये तो रुकेगा नहीं। अगले 1-1.5-2 साल में जब पैसा आना शुरू होगा तो ये वापस जो 16% की ओनरशिप हो गई है 21 से, वो 21 नहीं हुई तो एटलीस्ट 19-20 तक पहुंच ही जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि जो 2 साल में पैसा गया है वो वापस आएगा इन वैल्यूएशंस पे। तो हमारा मार्केट के कहा, मतलब कैसे उसको अब्सॉर्ब करेगा, रिसीव करेगा, वो देखिए। और डोमेस्टिक एसआईपी ग्रोथ तो आप देख ही रहे। तो दोनों, जब डीआई और एफआई दोनों के पास अगर पैसा है और दोनों चेक लिखने रेडी है रोज, तो आप सोच सकते हैं कि मार्केट में जो मूव है, ऑफ कोर्स प्राइमरी मार्केट, ये वो काफी चीजों में डेप्थ बनती जाएगी, बट बहुत सुनहरा मौका मिलेगा आपको। उसके ऊपर नजर रखिए, वो उसको नजरअंदाज मत। राइट तो सुदीप जी, क्या माने कि एक बॉटम आउट हो गया मार्केट, जितना गिरना था गिर गया? आप जिस शुरुआत की बात कर रहे हैं प्रकाश जी, उसकी शुरुआत हो चुकी है। वो थोड़ी रफ्तार कम या ज्यादा होती हुई अलग बात है, दूसरे फैक्टर्स अपना काम करेंगे, लेकिन अब यहां से वापस टिकिंग टुवर्ड्स माउंटेन वाली बात ऊपर की तरफ ही जाता दिखाई देगा। जी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखिए, इसका मुख्य कारण यह है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया कि इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर यूएस का नहीं है, तो टैरिफ का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पे कम होगा। हाँ, कुछ सेक्टर्स, कुछ कंपनीज में इंपैक्ट देखने को मिलेगा, उसको हम मॉनिटर भी करेंगे, पर ओवरऑल इंपैक्ट मिनिमम होगा। हाँ, अगर ओवरऑल ग्लोबल में एक रिसेशन आता है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट जरूर आएगा। पर मजे की बात यह है कि डोमेस्टिक फैक्टर्स, जिसका जिक्र हम सब लोग कर रहे हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है और डोमेस्टिक फैक्टर्स मार्केट को आगे ले जाएगा। तो मैं मानता हूं कि अगर दुनिया भर में रिसेशन आता है या दुनिया भर में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उस माहौल में अगर इंडिया अच्छा खासा ग्रोथ दिखाता है बेस्ड ऑन इंटरनल फैक्टर्स, तो इंडिया में बहुत जबरदस्त पैसा आएगा, जिसका जिक्र आप अभी कर रहे थे, एफआईआईज का पैसा। तब अगर इंडिया में ग्रोथ आ रहा है, इंडिया में ग्रोथ दिख रहा है और बाकी दुनिया में ग्रोथ नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली पैसा इंडिया में आएगा। तो मुझे तो लगता है कि हमने जो गिरावट देखना था वो अभी के लिए तो देख लिया है। मार्केट में वोलेटिलिटी जरूर रहेगा, 2-3 अप्रैल को बहुत ऊपर नीचे मार्केट शायद होगा, पर अगर आप एक 6 महीना 12 महीने की बात करें तो मुझे तो मार्केट ऊपर की तरफ ही दिख रहा है, इसमें कोई शंका नहीं। इसी पॉजिटिव नोट पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद कि अब जब बाजार की चाल घूम गई है और ऊपर की तरफ जा रहा है, और जैसे हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये बड़ा मौका है, बाद में आपको ना लगे कि ये मौका चूक गया, ये समय निकल गया, कैसे बाजार को समझें, तो फिर इस मौके में आपके लिए क्या मौके हैं, आपके लिए क्या देखने वाली बात है। किसी भी तरह के इन्वेस्टर आप हों, ठीक है, तो आप किस तरीके से बाजार की चाल को समझेंगे और कहां एंट्री ले सकते हैं, किन सेक्टर्स में पर्टिकुलर, वो सारी बातें करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आवाज अड्डा मार्केट स्पेशल्स में आपका स्वागत है। और हम कह रहे हैं नई सीरीज और उसके साथ आ रही है नई उम्मीद। तो नई सीरीज में ढेर सारी उम्मीदें और बहुत सारी बातें हमने ब्रेक से पहले की अपने एक्सपर्ट के साथ, जिसमें काफी उम्मीदें जग रही हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उम्मीद जगाते हैं कि यहां से भारतीय बाजार अब एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। जो खराब वक्त था वो पीछे छूट गया, अब आगे की राह है और अच्छी राह है। तो चलिए अब इस आगे की राह पे आप कैसे आगे बढ़ेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो प्रकाश जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि आप कह रहे थे कि भाई कोई मौका छूट ना जाए, ये एक ट्रेंड वापस से बढ़त का जो दिखाई देने लगा है, अच्छे वैल्यूएशंस हैं इस समय एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको एंट्री करनी है। लेकिन वही कि एक निवेशक के मन में दुविधा बहुत है, अभी जिस तरह का माहौल रहा 1-2 महीने 6 महीने, कहां करूं, किस में करूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में अभी भी वो लाल रंग है,
तो कैसे उनको उससे बाहर निकलना है और नई एंट्री लेनी है? इसमें विपिन जी दो चीजें। पहले तो ये जो लाल रंग जहां पे है, अगर वो फंडामेंटली मजबूत चीजें आपने ली है लेकिन मार्केट की पतझड़ की वजह से थोड़ी बहुत वहां पे लाली छाई हुई है, तो वो उसको आप होल्ड करेंगे तो जैसे सब चीज इंप्रूव होगी ये चीजें भी इंप्रूव हो जाएंगी। उसके विरुद्ध अगर आपने कुछ चीजें ऐसी ली हैं जिसमें कोई फंडामेंटल उसका वजूद नहीं है, कोई बेसिस इतना कोई स्ट्रांग नहीं है, आपने किसी के कहने सुनने पे ले ली, उनमें से आपने पहले अगर नहीं निकले तो अभी भी निकलने का मौका है, क्योंकि गलती अगर की है तो आपको निकलना है, चाहे उसको आप एक्सेप्ट करें, आज करें, कल करें, परसों करें। तो ये इवैल्यूएशन जो है ये बहुत ही क्लिनिकली, जिसको हम कहते हैं ना, मतलब एकदम निष्पक्ष उससे होके करना पड़ता है, एकदम अनइमोशनल होके करना पड़ता है। तो वो पहले करना है। उसके बाद जो आपके पास पैसा आज आया है या आने वाला है, आपको कोई और एसेट में आपने रखा हुआ है, उसको एलोकेट आप वैसी कंपनी, वैसे सेक्टर्स में करिए जहां पे अब, जैसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हिंदुस्तान में एल&टी को अभी हाल में कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हाइड्रोकार्बन सेक्टर में से मिला, कतार की कोई एजेंसी का। अब जो क्वालिटी और साइज ऑफ ऑर्डर हमारी कंपनीज कर रही हैं, आप ये देखिए, वाटर, पानी के लेके जो जल जीवन निगम वाले जो बिजनेसेस हैं, वहां पे आप ऑर्डर देखिए, टेलीकॉम में देखिए, रेलवेज में देखिए, ऑर्डर तो चल ही रहे हैं। और जैसे जैसे सरकार का केपेक्स गति पकड़ेगा, मुझे लगता है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में और उस वजह से सीमेंट में, स्टील में कई जगह इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो ये चीजों, इन सेक्टर्स में से आपको बहुत सारी चॉइस है। आप वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्वालिटी, अर्निंग्स क्वालिटी, ये सब का आकलन करके इनमें फोकस करिए। तो मैं ये हमेशा ये समझा रहा हूँ कि जो चीज ट्रम्प्स आपके टैरिफ से इम्पैक्ट हो सकती है, हमारे यहाँ रोड बनना या टेलीकॉम टावर बनना या रेलवे में इंप्रूवमेंट होना, पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना, उसमें तो कोई ट्रम्प्स आपका कोई लेना देना है नहीं। तो ये सब चीजें हमारे पास है जो बहुत सारे देशों के पास नहीं है, यूरोप के पास नहीं है, काफी एशियन देशों के पास नहीं है, मैक्सिको के पास नहीं है। हमारे यहाँ तो सब कुछ डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड ही है। और जैसे मैंने कहा था, एक सेक्टर जहां मुझे लग रहा है कि एक इंप्रूवमेंट का दौर जो शुरू हुआ है या होगा, वो है बैंकिंग। बैंकिंग में एक बहुत इमेज और दिख भी रहा है। पिछले एक हफ्ते में आप बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस देखिए, वो क्या बता रहा है कि बैंकों में पैसा आना शुरू हुआ है। एफआईआईस की जो वापसी हुई है थोड़ी बहुत जो पिछले हफ्ते में, उसमें काफी हद तक बैंक्स में एलोकेशन हुआ है, ये अनुमान लग रहा है। ये अभी भी जारी रहे, जैसे जैसे बैंक्स मजबूत होती जाएंगी, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ते जाएगा, इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो कॉस्ट ऑफ फंड्स आपकी घटनी शुरू हो जाएगी, आपके स्प्रेड्स वापस हेल्दी होती जाएगी। सेम फैक्टर्स हैं जो हमेशा काम आते हैं। लेकिन ये नहीं कि कोई भी बैंक आप उठा के ले लीजिए, कोई भी एनबीएफसी ले लीजिए, क्वालिटी पे फोकस कीजिए, क्योंकि मुश्किल समय से निकलते वक्त, भरते वक्त सबसे अच्छी चीजें वही चलती हैं जो मजबूत हो। एक बार सारी सिचुएशन चेंज हो गई, जब सब्जेक्ट इजी हो जाएगा तो क्लास में सब लोग पास हो जाएंगे, लेकिन कठिन सब्जेक्ट है जब, उस दिन की परीक्षा में सिर्फ कुछ लोग ही पास होते हैं। तो उनके ऊपर फोकस कीजिए, ये नहीं कि कुछ भी लेके बैठ जाए। तो थोड़ा सिलेक्टिवली अगर काम करेंगे तो बैंकिंग, जैसे मैंने पहले कहा, पेपर, शुगर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कई हद तक कई जगहों पे, फार्मा में सिलेक्टिव बेसिस पे, नॉट एवरीथिंग बट सीडीएमओ वाली जो सेगमेंट है, फार्मा में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट एक दिखता है ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ। सो सेक्टर तो बहुत सारे हैं, बट मैं बता रहा हूँ कि जो आपको जो मेथोडोलॉजी अपनानी है, जो रीति अपनानी है, उस पर फोकस कीजिए, ना कि सिर्फ पर्टिकुलर नामों पे। ओके, ठीक है। सुनील साहब, एक ट्रेंड जो अभी दिखाई दिया जब मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई, वो ये कि जो क्वालिटी शेयर्स हैं गिरते हैं खराब समय में, तो वापस बाउंस बैक भी कर जाते हैं। काफी मिड और स्मॉल कैप शेयर्स पे थोड़ा संशय रहता है हमेशा कि पता नहीं अब ये गिरावट की आंधी में गिर गए लेकिन उठेंगे कि नहीं। लेकिन इस पर्टिकुलर दोनों सेक्टर्स ने जब रिकवरी आई तो एक अच्छा मूव दिखाया, अच्छी रिकवरी। कुछ तो मैं पढ़ रहा था 60% तक वापस चढ़ गए। इस चीज को कैसे समझें? ये क्लियर है कि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स जो डीआईएस में हैं, उनकी थॉट प्रोसेस मोमेंटम और वैल्यू से क्वालिटी की ओर शिफ्ट हो गई है। सो क्लियरली वो हर कंपनी के पीछे क्वालिटी, जो क्वालिटी कंपनी है उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। उनको मोमेंटम और वैल्यू दोनों से आज हट के रह रहे हैं, उधर प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, क्वालिटी का डेफिनेशन क्या होता है? ऐसा नहीं है कि सिक्लिकल कंपनी क्वालिटी नहीं होती है। क्वालिटी होती है कि जो प्रेडिक्ट होता है वो डिलीवर होता है कि नहीं।
राइट। तो सिक्लिकल कंपनी में एक डाउनटर्न आता है तो डाउनटर्न आता है, अपटर्न आता है तो अपटर्न, तो उस टाइम में करेक्ट आना चाहिए। तो ये बात है कि आज जैसे कहा उन्होंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट, ये सेगमेंट में अब जहां पे लोगों ने बेचा है, रिटेल ट्रेडर्स ने जाके बेचा है ना, वहां पे सभी जगह आपको करेक्शन हुआ है, मगर आज उठेंगे जो जो क्वालिटी में दिखते हैं, उनकी सर्टेनिटी ऑफ एक फ्यूचर आउटलुक दिख रही है। तो एक ही फिल्टर है क्वालिटी का, कुछ और नहीं है। तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ही आपको ब्रॉडर मार्केट को ड्राइव करेंगे, राइट। मगर ये बात याद रखने की जरूरत है कि सिक्लिकल कंपनी में ऑलवेज आपको एक वी शेप रिकवरीज होता है, राइट। तो ऑलवेज आपको खरीदना चाहिए जब मौका आपके सामने दिख रहे कि नंबर सब नाराज है। मगर सिक्लिकल कंपनी में क्या होता है कि जो वो कैपेक्स में निवेश करते हैं उसके कारण इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन कॉस्ट के कारण उनकी ईपीएस घटती है। ऐसा नहीं कि कंपनी बुरी हो गई, मगर वो निवेश कर रहे हैं अपने फ्यूचर में, ऐसी कंपनी को तभी खरीदने की जरूरत है। और सीमेंट में यही हुआ था कि जब बहुत वीक हुआ था, इन्होंने कैपेसिटी पे निवेश किया और उनकी ईपीएस घट गई। अब नंबर्स बढ़ रहे हैं तो उधर एक वी शेप आप ईपीएस की ग्रोथ देखेंगे। तो मानना यह है कि डायरेक्टली एक रिटेल निवेशक को ये सब चुनना इतना आसान नहीं है। तो मेरी सलाह है कि आप म्यूचुअल फंड, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड के जरिए, चाहे वो मल्टी कैप हो, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, इन पे निवेश कीजिए, ताकि फंड मैनेजर भी एक लार्ज कैप से मिड कैप से स्मॉल कैप शिफ्ट करे आपको और पूरा फायदा उठा सकते हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा कि आप अपटर्न तो दिख रहा है मगर वॉलिटिलिटी कम होगी ये कोई नहीं बता रहा है। वॉलिटिलिटी भी रहेगी, मार्केट की ब्रेथ भी अपटर्न में रहेगी। तो एक स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, यानी एक एसटीपी या एसआईपी के थ्रू आप करेंगे तो वो बेहतर होगा। और आपको अगर आपकी एसआईपी चल रही हो तो उसमें अगर 3-4 महीने के लिए टॉपअप कीजिए, ओके, और इंस्टॉलमेंट को टॉपअप कीजिए, क्योंकि वॉलिटिलिटी का फायदा पूरा तभी आप उठा पाएंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टिप है कि अगले 3-4 महीने आप अपनी एसआईपीज को टॉप अप कर सकते हैं, जितना है उससे एक परसेंटेज ऊपर लेके जा सकते हैं। सुदीप साहब, आपने टेक का नाम लिया था, सीमेंट की बात हो ही रही है, एफएमसीजी आपने कहा था नजर रखने होगी इन चीजों पर। तो अब जिस थीम की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ आपके लिए एक मौका बन रहा है बाजार में अच्छे वैल्यूएशन पे अच्छी चीजें खरीदने का, और क्या देख रहे हैं आप इस वक्त में? मैं एक सेक्टर का जिक्र करना चाहूंगा, मेटल्स। मुझे लगता है कि दुनिया भर में मेटल्स का डिमांड बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी। यूरोप में बहुत बड़ा रीआर्मामेंट का प्रोसेस चल रहा है। बहुत सारे कंट्रीज यूरोप के बाहर भी अपना डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं, और ये सारी चीज में मेटल का जरूरत बहुत जबरदस्त होता है। और इसके साथ साथ ग्लोबली चाइना में भी एक इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए लॉट ऑफ इंसेंटिव्स दे रहे हैं। इससे भी मेटल्स का डिमांड बढ़ेगा, ये उम्मीद है। तो मेटल्स के लिए अगला 2-3 साल मैं बहुत अच्छा देख रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वोलेटिलिटी नहीं रहेगा, मेटल्स में हमेशा वोलेटिलिटी रहता है, पर ओवरऑल अगर आप 2-3 साल की बात करें तो मेटल्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इंडिया के, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये टाटा स्टील का प्रॉब्लम क्या था? टाटा स्टील यूरोप में बहुत प्रॉब्लम्स थे, बहुत बड़ा समस्या वहां पे था, उनका डिमांड कम था, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं था, और वो ओवरऑल टाटा स्टील का परफॉर्मेंस को ड्रैग डाउन करता था। अब यूरोप में इतना तगड़ा डिमांड आने वाला है कि टाटा स्टील यूरोप का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा सिग्निफिकेंटली। तो ओवरऑल टाटा स्टील का परफॉर्मेंस भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होने की संभावना रहेगी। वेदांता की बात करें तो देखिए सारे मेटल्स में उनका प्रेजेंस है। जो डीमर्जर हो रहा है वो एक वैल्यू अनलॉकिंग का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मेटल सेगमेंट में मुझे दिख रहे हैं, वो वहां पे जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि डिफेंस, पर्टिकुलरली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है और ये लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एक डिफेंस का ऐसा सेगमेंट है जो कि एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों को केटर करता है। दुनिया भर में सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट परमिशन ये लोग अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगे और डिमांड भी जबरदस्त आएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे जो एडजेसेंसीज है, जैसे मेट्रो रेल का नेटवर्क में, वहां पे ये बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता है जो कि डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारा जो संकेत है ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ इशारा कर रहा है। तीसरा मैं कहूंगा डिफेंस का ही, शिप बिल्डिंग। ये एक बहुत बड़ी दुनिया भर में समस्या है, पर्टिकुलरली यूएस का।
यूएस का शिप बिल्डिंग कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली डिप्लीटेड है और जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है ये शिप बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं और इसको बढ़ाने के लिए इनको इंडिया जैसे कंट्रीज का शिपयार्ड का इस्तेमाल करना, पार्टनरशिप करना बहुत जरूरी होगा। तो बियॉन्ड जो हम लोग आज देख रहे हैं, मझगांव डॉक बोलिए, गार्डन रिच शिपयार्ड बोलिए, कोचीन शिपयार्ड बोलिए, जो एक्साइटमेंट हम देख रहे हैं, इससे 10 गुना एक्साइटमेंट इसमें आ सकता है जब इनका ग्लोबल प्रेजेंस एस्टैब्लिश होगा। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में हम लोग वो भी देखेंगे। राइट। प्रकाश साहब, इसके अलावा एक सवाल और मेरा ये कि जब अच्छा वक्त था बाजार का, तो आईपीओस में भी काफी सारे लोगों ने अच्छा पैसा बनाया। अब जब फिर से सुधरता हुआ बाजार दिख रहा है तो क्या एक बार फिर मौके बनेंगे यहाँ पर? बिल्कुल बनेंगे। देखिए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जैसे पिछले साल आप देखिए करीब 80 से ज्यादा मेन बोर्ड आईपीओ आए थे और काफी शुरुआत में आपने एसएमई आईपीओ को भी होते हुए देखा और कुछ एक ऐसा संशय भी ये एक्सप्रेस होना शुरू हुआ कि एसएमई में गड़बड़ है ये। लेकिन जो कैपिटल क्रिएशन की प्रवृत्ति है, इसके बिना तो आप 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन ही नहीं सकते। आपको जो अगर अपनी इकोनॉमी का साइज बढ़ाना है तो वो कहाँ से बढ़ेगा? हर कंपनी जो आईपीओ करती है जिसमें मार्केट कैप जो मार्केट में ऐड होता है, वही तो आगे चल के आपकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में सक्षम रहेगा। सो मुझे कोई डाउट नहीं है कि हमारे यहाँ क्वालिटी एंटरप्रेन्योर्स है, माहौल पहले से बहुत बढ़िया है, हमारे प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस ग्लोबली जो आज है ये मैंने पिछले 15 साल में नहीं देखी है। चाहे वो सर्विसेज इंडस्ट्री की हो, नए प्रोडक्ट्स की हो, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स की, डिफेंस की, एरोस्पेस की, हर जगह की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आईपीओ तो कैपिटल फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है और वो हमेशा ऑन रहेगा और अब और भी गति उसमें मिलेगी क्योंकि हम डोमेस्टिकली स्ट्रांग होते जा रहे हैं। चाइना के बाद सेकंड नंबर स्टील प्रोडक्शन हमारा है ग्लोबली। ऑफकोर्स डिफरेंस बहुत है चाइना और हमारे में, ये नहीं कह रहा कि हम उसकी तुलना कर सकते हैं, लेकिन बाकी देशों से हम आगे निकल चुके हैं हर पहलू पे और मेरे हिसाब से उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत बढ़िया आईपीओ आएंगे। और हर एक आईपीओ राउंड में ये होता क्या है, पिछले साल के आईपीओ और अगले साल के आईपीओ में डिफरेंस क्या होगा? जो निवेशक हैं वो स्मार्ट होते जाते हैं, वो समझदार होते जाते हैं, वो एक्सपीरियंस होते जाते हैं। तो एवरी साइकिल, आईपीओ का जब साइकिल होता है तो कुछ मिस्टेक्स कॉमन रिपीट होंगी, मैं ये नहीं कह रहा रिपीट नहीं होंगी, लेकिन लोग नए तरीके से उसको समझने के लिए सक्षम होते हैं और उससे आपका क्वालिटी ऑफ पेपर जो है मार्केट में वो बहुत सुधर जाता है। सो दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। और एफआईएस को भी इसकी वजह से ही आना पड़ेगा। उसको आप नजरअंदाज कब तक कर सकते हैं? अच्छे आईपीओ अगर आ गए मार्केट में और उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया तो उनको भी तो फोमो आएगी। सही बात है। एट लास्ट सुनील साहब, एक सवाल की, जब तबीयत बिगड़ती है डॉक्टर के पास जाते हैं और सुधार पे आते हैं, डॉक्टर साहब कुछ तमाम गोली दवाइयों के बावजूद कहते हैं कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, बट ये कुछ चीज़ों से आपको परहेज भी रखना है। तो कुछ वो चीज़ें जहां परहेज रखना होगा? नहीं, उससे पहले मैं एक दो बात बताना चाह रहा हूँ। एक है कि एफआई की क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा नहीं, तो उसमें मैं जोड़ना चाहता हूं कि ये जो रिसेंटली सेबी ने 25,000 से 50,000 नॉन डिस्क्लोजर का ये अनाउंस किया है, वो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि क्या है कि वो इंडिया में स्टॉक मार्केट में अगर 25,000 करोड़ निवेश किया, उससे ऊपर किया, तो आपको पूरी डिटेल कौन है आप, क्या है आपके ओनर, बेनिफिशियल ओनर, ये सब बताना था। तो लोगों को ये बताने से कोई नापसंद चीज है ये, क्योंकि वो अपने सीक्रेट अपने पास रखने चाहते हैं। तो बहुत सारे एफआईआईज आपको 20,000 करोड़ के लेवल पे ही निवेश करते थे और जैसे ही मार्केट में 2-3% का बढ़त हुआ तो वो उसको निकाल देते थे। अब उसको दुगना हो गया, तो आप समझिए कि कितने एफआईआईज अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हैं। तो ये एफआईआईज की ओर से बहुत बड़ी पॉजिटिव स्टेप सेबी ने अनाउंस किया है, जिसका फ्यूचर में मैं एफआईआईज का और भी ज्यादा रुझान देख रहा हूं। दूसरी बात की अभी अभी खबर आई मुझको आपकी के चैनल से कि अभी कैबिनेट में फ्रंट लोडिंग ऑफ कैपेक्स की बात कर रहा था, तो 23,000 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर की पैसिव कंपोनेंट्स के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जिससे 90,000 नौकरियां निकलेंगी और करीबन 4.5 लाख करोड़ का प्रोडक्शन होगा। अभी अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है, वो अच्छी खबर है। आप मुझसे बुरी खबर की बात को पूछ रहे थे कि किससे मैंने तो कहा
कि क्या कोई चीज से परहेज रखना चाहिए। लेकिन चलिए, इंपॉर्टेंट यही है, वो बात तो शुरू में हमने कह ली कि आप अगर अच्छी ही चीजें कंज्यूम करेंगे, क्वालिटी स्टॉक्स में जाएंगे, क्वालिटी सेक्टर्स की तरफ देखेंगे और थोड़ा समझेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा बस नजर रखनी, कान खुले रखने, ये सारी बातें जो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं इनको सुनना है और कोई बहुत बड़ी साइंस यहाँ आपको नहीं लगानी है और फिर खुद ब खुद आप देखेंगे चीजें सही होती जाएगी। बाजार ने शायद अपनी दिशा पकड़ ली है, सारे फैक्टर्स, ग्लोबल फैक्टर चलिए कुछ अनसर्टेनिटी लेके आएंगे, लेकिन जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं वो सारे पॉजिटिव साइड पे खड़े दिखाई दे रहे हैं। हम चाहेंगे, यही दुआ यही करेंगे कि वो सब बस उसी हिसाब से आगे बढ़ते चले और आपको इस मौके का फायदा उठाना है। कैसे आप उठा सकते हैं वो हमारे एक्सपर्ट ने आपको बता दिया। क्योंकि समय समाप्त हो गया, इसलिए मैं आप सभी मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूँगा और शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हमारे सभी निवेशकों को कि आप हमारे इन महानुभावों की राय पे चलिए, अच्छी चीज़ें कीजिए, गलतियों से बचिए और आपको स्टॉक मार्केट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नमस्कार।